guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 2 primary market of class 11 FMM and this video is part 3 of MCQ of class 11. इससे पहले 2 पार्ट्स कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना. पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी वहाँ पर. और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें से मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि मैं प्राइमरी मार्केट वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन लिए. ठीक है, तो उस चैप्टर पर बेस्ड ही आपको एमसीक्यू मिलेंगे और बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं बिकॉज चैप्टर बहुत लेंदी है. तो अभी थोड़े से क्वेश्चन लिए, अगली बार और लोग क्वेश्चन लेकर आऊँगी उसी चैप्टर में से. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट एन इशू. अब जितने टाइप के इशू आपने पढ़े हैं उनमें से आपको ये बताना है कि इन तीनों में से, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इशू होते हैं. ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा इशू नहीं है. तो ये जो फर्स्ट इशू है ये किसी तरीके का इशू नहीं होता. अब राइट इशू क्या होता है, देखो मान लो कि एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, एक यहाँ पर कोई बंदा है, इन्वेस्टर है, वो आया इस कंपनी में, उसने पिछले साल शेयर खरीदा था. अब वो उसी कंपनी में पिछले साल शेयर खरीदा था, तो इसका मतलब ये बंदा इस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है. तो अगर अगली बार वो कंपनी कभी भी अपनी कंपनी के शेयर निकालेगी मार्केट में, तो ये जो इन्वेस्टर है इसके पास एक राइट होगा कि ये पहले इस कंपनी के शेयर खरीदने का इसको मौका मिलेगा. ठीक है, एक अधिकार हो जाएगा इसके पास. अब ये हो गया राइट इशू. पब्लिक इशू क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट इशू. मैं आपको पब्लिक इशू बता रही हूँ अभी. पब्लिक इशू वो इशू होता है जहाँ पर कोई भी कंपनी 50 और मोर इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स अगर बेचती है तो उस इशू को कहा जाता है पब्लिक इशू. जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में, मतलब पब्लिक में अगर वो कोई इशू हो रहा है कोई सिक्योरिटीज़ का, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इशू. जो कि आपको ये जो नंबर है 50 या 50 से ज़्यादा, ठीक है 50 से ज़्यादा, तो इस इशू को बोलते हैं हम लोग पब्लिक इशू. क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये कह रहा है कि आपको बताना है कि इशू प्राइस क्या होता है. तो इशू प्राइस के लिए ऑप्शन पढ़ेंगे द प्राइस एट विच द कंपनीज शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक इन द सेकेंडरी मार्केट. एक ऐसा प्राइस जिस पर किसी भी कंपनी के शेयर सेकेंडरी मार्केट में सेल हो रहे हो, या फिर एक ऐसा प्राइस जिस पर किसी भी कंपनी के शेयर प्राइमरी मार्केट में सेल हो रहे हो, या फिर बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेकेंड, द प्राइस एट विच द कंपनी शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में कंपनी के शेयर जितने भी प्राइस पर बेचे जाते हैं पब्लिक को, उस प्राइस को बोलते हैं इशू प्राइस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROC. ROC का फुल फॉर्म क्या है, तो ROC का फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. अब आते हैं 24th क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है कि आपको ये बताना है कि लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है. तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया जा रहा है. इसका मतलब उसका एडमिशन किया जा रहा है, उसका एडमिशन हो जाएगा अगर स्टॉक एक्सचेंज में. उसके बाद जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में वो उस कंपनी की वो सिक्योरिटीज़ खरीद सकती हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25th कह रहा है हु डिसाइड्स कट ऑफ प्राइस. कट ऑफ प्राइस कौन डिसाइड करता है, इशूअर एंड लीड मैनेजर, या फिर इशूअर, या फिर इन्वेस्टर इन प्राइमरी मार्केट, या फिर 2 and 3. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1, इशूअर एंड लीड मैनेजर. इशूअर क्या होता है, कोई भी बंदा जो इशू कर रहा है सिक्योरिटीज़ को वो होता है इशूअर, और इशूअर लीड मैनेजर के साथ कंसल्ट करके एक कट ऑफ प्राइस को बताते हैं कि भाई ये कट ऑफ प्राइस है. अगर आपको ये नहीं पता कि कट ऑफ प्राइस क्या होता है तो आप एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देख लो, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें भी जो होती हैं जो आपकी नज़रों से हट सकती हैं, आपके ध्यान में नहीं रहेंगी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज प्रेफरेंशियल इशू. प्रेफरेंशियल इशू को प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहा जाता है. ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू का नाम सुनने से ही पता चल रहा है कि किसी को प्रेफरेंस दी जा रही है. प्रेफरेंस का मतलब किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. ठीक है, तो इस तरीके का इशू कौन सा होता है
issue of securities to a selected group of people, issue of securities to existing shareholders, issue of shares to 50 or more people, या फिर none of the above। तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखूं तो कह रहा है issue of shares to 50 or more people, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये एक पब्लिक इशू होता है, ठीक है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये राइट्स इशू होते हैं जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रहे होते हैं। नन ऑफ द अबव इसका आंसर है नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी प्रेफरेंशियल इशूज की बात आएगी या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट की बात आएगी तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को अपनी सिक्योरिटीज कोई भी कंपनी इशू कर रही होती है तो इस इशू को कहा जाता है प्रेफरेंशियल इशू। और गाइज अगर आपने मुझे इंस्टा पे अभी भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो वहाँ पर मुझसे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आपको किसी भी टाइप का अगर डिस्कशन बच्चों के साथ करना हो तो आप वहाँ पर कर सको। क्वेश्चन नंबर 27, हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ शेयर। अभी हमने कट ऑफ प्राइस को डिस्कस किया था कि कट ऑफ प्राइस को कोई भी इशूअर और लीड मैनेजर डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं, ठीक है। बट अब हम देख रहे हैं कि किसी भी कंपनी की जो सिक्योरिटी होती है या शेयर होता है उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है। प्राइमरी मार्केट, इन्वेस्टर इन सेकेंडरी मार्केट, इशूअर इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर, या फिर इशूअर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड, इशूअर इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर। कोई भी इशूअर जो सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है वो मर्चेंट बैंक के साथ कंसल्ट करके सिक्योरिटीज के प्राइस को डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कैन ओपन आउटक्राई सिस्टम बी यूज फॉर बुक बिल्डिंग। कह रहा है बुक बिल्डिंग सिस्टम के लिए ओपन आउटक्राई सिस्टम को यूज कर सकते हैं कि नहीं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बुक बिल्डिंग क्या होता है। तो बुक बिल्डिंग देखो एक बिड लगाने का सिस्टम है जहाँ पे हम इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी करने के लिए, मान लो ये शेयर है, अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इसका प्राइस कितना रहना चाहिए, तो आपने एक बुक बिल्डिंग लॉन्च कर दिया कि भाई बुक बिल्डिंग होगी जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे और वो लोग अपनी अपनी बोली लगाएंगे, बिड्स लगाएंगे कि इस शेयर को वो कितने रुपए में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस हो गया। अब ये कह रहा है कि ओपन आउटक्राई सिस्टम हो सकता है बुक बिल्डिंग में, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। अब आपको ये भी समझना है कि भाई ओपन आउटक्राई की सिस्टम क्या होता है। ओपन मतलब खुले में, आउटक्राई मतलब जोर जोर से चिल्लाना। अब खुले में जैसे जब हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज नहीं होते थे तो एक बड़ा सा हॉल होता था, वहाँ पे सारे इंटरमीडियरीज, सारे इन्वेस्टर्स, सारे इशूअर्स वहाँ पे होते थे, ठीक है। और वहाँ पर जो ऊंचे पे से खड़े होकर स्टेज पे समझ लो चिल्लाते थे कि मेरे पास इतने शेयर्स है, इतने प्राइस है, मैं बेचूंगा, इतनी क्वांटिटी है, इस कंपनी के हैं, ठीक है। तो इससे होता था कि इन्वेस्टर को पता चल जाता था और वो अपना आते थे, खरीद लेते थे। बट जो ये ओपन आउटक्राई सिस्टम है इसमें बुक बिल्डिंग करना बहुत हार्ड हो जाता है। बट और आजकल सेबी ने ये बता रखा है कि बुक बिल्डिंग जो सिस्टम है ये ओनली इलेक्ट्रॉनिकली चलेगा, जो कि उसके अपने टर्मिनल पे चलता है। आप अपने पीसी से इससे कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ पे जाकर आप बिड लगाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो। What is delisting of securities? delisting of securities क्या होता है। अब लिस्टिंग का मतलब मैंने अगर आपको बताया तो वो था एडमिशन। अगर आपको वो क्वेश्चन भी याद रहे और आपसे वो ना पूछा जाए, ये पूछ लिया जाए, तो भी आप ये बहुत आराम से कर सकते हो। बस थोड़े से लॉजिक की जरूरत है इसमें। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी आप बता दोगे। What is delisting of securities? डीलिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को लिस्ट से हटाना। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऐसी चीज लग रही है जो कि हम लिस्ट से हटा रहे हैं, तो वो है सेकेंड, रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज। हम स्टॉक एक्सचेंज पे जो सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, उनको वहां से रिमूव कर रहे हैं, और जब रिमूव कर देंगे उसके बाद कोई भी इन्वेस्टर उस सिक्योरिटीज में डील नहीं कर सकता। तो गाइज अब आते हैं अपने 30th क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ बिड शुड रिमेन ओपन ड्यूरिंग बुक बिल्डिंग। जब बुक बिल्डिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, किसी भी सिक्योरिटी के लिए हम प्राइस डिस्कवरी कर रहे होते हैं, तो कितने दिनों तक बिड ओपन रहने चाहिए कि अब इन्वेस्टर आके अपनी बिड्स को लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर है 3 डेज। तो 3 दिनों के लिए बुक बिल्डिंग ओपन रहती है बिड्स के लिए। सो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।